लास्ट हमारा जो बचता है वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स। एक अच्छे इंडेक्स की पहचान क्या है? जैसे भी हमने देखा कई सारे इंडेक्सेस हम फॉर्म ही नहीं कर सकते, लाइक हम लोग कमोडिटी का इंडेक्स फॉर्म नहीं कर सकते, हम लोग बॉन्ड्स का इंडेक्स फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास इंडेक्स है, तो एक क्वालिटी इंडेक्स की पहचान क्या है, क्वालिटी इंडेक्स की क्या खासियत होती है? तो देखिए सबसे पहला हमारे लिए क्या है, इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर। मार्केट का बिहेवियर जो है प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मीन्स वो किसी के भी इन्फ्लुएंस से बाहर होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर इंडिविजुअल हो गया, या कॉर्पोरेट हो गया, या फिर कोई भी बिजनेस एंटिटी होगी, उसके द्वारा वो इन्फ्लुएंसिव ना हो, इन्फ्लुएंस ना कर सके। इंडिपेंडेंट मार्केट पार्टिसिपेंट द्वारा उसको क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। It should be computed by independent third party and be free from influence of any market participant। मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लाइक हेजर्स हो गए, स्पेकुलेटर्स हो गए, ठीक है, लॉन्ग करने वाले, शॉर्ट करने वाले, उन सभी वो सभी इसको मैनिपुलेट ना कर पाए, उन सभी के मैनिपुलेशन से बाहर हो। थर्ड पार्टी क्या करे, उसको इंडिपेंडेंटली मेंटेन करे। जैसे आपने देखा था कि बीएससी को कौन मेंटेन करता था, एशिया पैसिफिक करता था। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन। मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए उसकी, प्रोफेशनली होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जितने भी इंडाइसेस हैं उनको उनको मेंटेन करने के लिए एक अलग से एजेंसी बनाई गई है। वो उसको सिर्फ क्या करती है, उसका काम ही क्या होता है, मेंटेन करना, रीबैलेंस करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, और किसी भी स्टॉक्स को उसमें डालना है, निकालना है, रीबैलेंसिंग करते हैं हर 6 महीने में। कौन करता है? अलग से एक एजेंसी सेपरेट बनाई हुई है, जो कि किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट के इन्फ्लुएंस से काफी बाहर है। तो ये है हमारे इंडेक्सेस के एट्रीब्यूट्स। इसके बाद आता है इम्पैक्ट कॉस्ट। एक इंडेक्स की, एक अच्छी इंडेक्स की पहचान होनी चाहिए, जिसमें एक और टॉपिक हमारा बचता है लिक्विडिटी का, यानी इम्पैक्ट कॉस्ट। अब क्या है, एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस एग्जांपल को हम लोग डिटेल में समझेंगे। लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ stock market means a market where large orders are executed without moving the price। स्टॉक मार्केट में प्राइस चेंज हुए बिना स्टॉक्स मार्केट में लार्ज ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? लिक्विडिटी के नाम से। अब यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, यहां पर हमने एक स्नैपशॉट लिया है सेल ऑर्डर का। ये सेल ऑर्डर है, प्राइस किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए अवेलेबल है, और सीरियल नंबर। यहां पर बायर है, क्वांटिटी बाय करने के लिए 1000 के प्राइस पर, 4 रुपीज के प्राइस पर 1000 क्वांटिटी बाय करने के लिए बायर खड़े हुए हैं। यहां पर सेलर खड़े हुए हैं 4.5 रुपए के प्राइस पर 2000 शेयर सेल करने के लिए। आप देखिए, अगर आप शेयर सेल करने जाते हो तो आपका शेयर किस प्राइस पर सेल होगा? 4.5 रुपए के रेट पर होगा या 4 रुपए के रेट पर होगा? ये काम किसका होता है? एक अच्छे इंडेक्स का होता है, कि इस तरह के मार्केट में बड़े ऑर्डर्स को भी वो क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, बिना स्टॉक्स के प्राइस को छेड़छाड़ किए। तो यहां पर हमारा जो इंडाइसिस होता है वो क्या काम करता है? देखो, अगर कोई बंदा, कोई भी ट्रेडर, अगर वो शेयर परचेज करना चाहता है या फिर शेयर परचेज करना चाहता है, सपोज आप 500 शेयर परचेज करना चाहते हो, तो आपका सिस्टम किस प्राइस पर परचेज कराएगा आपको? जो भी हायर प्राइस होगा, 4.5 रुपए। जो भी सेलर के पास जो भी प्राइस है, उसमें से जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस है, बेस्ट प्राइस कितना है इनमें से? सेलर तो 4.5 रुपए बेचना चाहते हैं, 4.55 रुपए, 4.70 रुपए भी बेचना चाहते हैं, 4.75 रुपए पे भी। अब एक अच्छा इंडेक्स, अच्छा प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आपको उस प्राइस पर आपको बाय कराएगा जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस है सेलर के पास। तो सेलर के पास कौन सा अवेलेबल प्राइस है? 4.5 रुपए का। तो आपके 500 शेयर किस प्राइस के रेट पर बाय होंगे? 4.5 रुपए के रेट पर। अगर आप सेल करने जाते हो, अगर एक सेलर है वो सेल करना चाहता है, सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ये शेयर सेल करना चाहता है, सपोज 1500 शेयर अगर सेल करना चाहता है तो किस प्राइस पर सेल होंगे? 4 रुपए सबसे। अब इसमें क्या होगा, जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस होगा, जो भी बायर है, उनमें से सबसे बेस्ट प्राइस कौन ऑफर कर रहा है, कौन खरीदना चाहता है? फर्स्ट पर्सन, जो कि 4 रुपीज के प्राइस पर खरीदना चाहता है 1000 शेयर। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, जो 3.90 कम प्राइस पर खरीदना चाहता है 1000 शेयर। तो इंडेक्स क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जो भी बेस्ट अवेलेबल ऑफर प्राइस है, जो भी बाय करना चाहता है, तो पहले 1000 शेयर इसको बेचेगा 4 रुपए के रेट पर, 4 रुपीज के प्राइस पर। इसके बाद बचे 500 शेयर, वो 3 रुपए 90 पैसे के रेट पर आपको क्या करेगा, सेल कर देगा।
तो ये एक इंडेक्स की पहचान है कि लिक्विडिटी क्या करता है, वो मेंटेन करता है बिना प्राइस चेंज करे। अब यहां पर एक सिंपल सी चीज है, एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आप देखो, एक पर्सन है, सपोज मिस्टर ए, ये क्या करता है, ये 500 शेयर अभी मार्केट में क्या करता है, परचेस करता है। अभी मार्केट में क्या करता है, परचेस करता है। कितने प्राइस पर परचेस होंगे उसके, ₹4.5 के प्राइस पर। अगर वो 500 शेयर क्या करता है, बाय करता है, तो कितने प्राइस पर बाय होंगे, ₹4.5 के रेट पर, क्योंकि बेस्ट अवेलेबल प्राइस कितना है सेलर के पास, ₹4.5 का, और वो खरीदने के साथ तुरंत उसको बेच देता है। तो बेचने के लिए बायर्स बेस्ट प्राइस क्या इसको ऑफर कर रहे हैं, अगर वो सेल करने जाता है तो इमीडिएटली कितने पर सेल होगा उसका शेयर, 4.00। उसने क्या किया, अभी शेयर बाय किया, बाय करते के साथ ही सेल कर दिया। इतना करने में ही उसको क्या हो गया, 50 पैसे का लॉस हो गया। बेसिकली प्राइस कहां गया, ये 50 पैसे कहां गए, ये 50 पैसे जाते हैं इंडेक्स के पॉकेट में। किसके नाम से, मेंटेनेंस के नाम से। क्योंकि इंडेक्स जो खर्चा अपना निकालेगा, जो मेंटेन करेगा अपने आप को, इंडेक्स का मेंटेनेंस होता है, रीबैलेंस होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, इंक्लूड करते हैं, स्टॉक्स को निकालते हैं, उसके लिए रिसर्च करते हैं, मेथोडोलॉजी के ऊपर काम किया जाता है। तो जो भी खर्चा होता है उसको मैनेज करने का, वो कहां से आता है, वो इस तरह के प्राइस डिफरेंस से आता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इंपैक्ट कॉस्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें जो प्राइस का डिफरेंस है, अभी इमीडिएटली आपको बाय सेल करने पर जो लॉस हो रहा है, ये किसके पास जाएगा, इंपैक्ट कॉस्ट के रूप में ये इंडेक्स के पास जाएगा, प्लेटफॉर्म के पास जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा और हम लोगों ने डिटेल में यहां पर इसको एलोबरेट किया हुआ है एग्जाम्पल को। इफ अ पर्सन places a market buy order for 100 shares, it would be matched against the best available sell order. सेल ऑर्डर कितने पर था, ₹4.5 के प्राइस पर। अगर एक पर्सन 100 शेयर खरीदने जाता तो कितने पर बाय होगा उसका, 4.5 पर। He would buy 100 shares at 4.0. Similarly, if he places a market sell order 100 shares, it would be match against the best available buy order at ₹4 per share. The shares would sold at ₹4. खरीदने जाओगे 4.5 पर खरीदने देगा, बेचने जाओगे तो बायर के पास सबसे हायर प्राइस जो होगा उस पर आपको क्या करेगा, वो शेयर सेल कराएगा। Hence, if a person buy 100 shares and sell them immediately, he is poorer by bid-ask spread, that is ₹50। 100 शेयर खरीदने पर और बेचने पर, सिर्फ खरीदने बेचने पर आपको ₹50 का लॉस हो जाएगा, 50 पैसे के हिसाब से। तो ये जो लॉस है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंपैक्ट कॉस्ट के नाम से। और ये क्यों हो रहा है, बिड आस्क स्प्रेड में डिफरेंस की वजह से। बिड में कितने का प्राइस लगा हुआ है, 4 का, बायर कितने पे बाय करना चाहता है, 4 पर, सेलर कितने पर, आस्क कितने पर बेचने के लिए तैयार है, 4.5 पर। तो बिड आस्क स्प्रेड कितने का हो गया, 50 पैसे का। और ये बिड आस्क स्प्रेड को हम किसके नाम से जानते हैं, इंपैक्ट कॉस्ट के नाम से। और यही क्या होता है, इसको हम लोग किसके जानते हैं, द स्प्रेड इज रिगार्डेड एज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट विच द मार्केट चार्जेस फॉर privilege of trading platform. The spread is regarded as the transaction cost which the market charges for the privilege of trading for a transaction size of 100 share. यानी कि ये जो आपको ₹50 का लॉस हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपको ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए जो आपको प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं उसकी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो ये था हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट। काफी लोगों आई थिंक इसके बारे में बहुत पहले नहीं मालूम होगा कि इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है, बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंडेक्स मैनेजमेंट। देखिए इंडेक्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसका मेंटेनेंस होता है, जो उसका मैनेजमेंट होता है, रिवीजन होता है, वो जनरली स्पेसिफाइड एजेंसीज द्वारा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए BSE इंडेक्सेस जितने भी है उसको कौन मैनेज करता है, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड उसको क्या करता है, मैनेज करता है। NSE से रिलेटेड जितने भी इंडाइसेस है, लाइक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, उन सभी को कौन मैनेज करता है, NSE इंडिया इंडाइसेस लिमिटेड। तो इंडेक्स के मैनेजमेंट इंडिया के अंदर BSE के कौन करता है, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड करता है, और NSE का NSE इंडाइसेस लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद जो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है उसके अंदर बेसिकली 2 टाइप्स के हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हमारा जो इंडेक्स मैनेजमेंट का पार्ट है वो है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। इंडेक्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम जो स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, कैलकुलेशन की जो मेथोडोलॉजी है वो क्या होती है। सेकंड, मेंटेनेंस। तो इंडेक्स मैनेजमेंट में जो सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क आता है वो आता है मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब होता है
कि इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, लाइक कोई कंपनी बोनस इशू कर रही है या राइट इशू कर रही है या स्टॉक्स को स्प्लिट कर रही है या कंसोलिडेशन कर रही है या मर्जर कर रही है, डिमर्जर कर रही है, उसके बेसिस पर जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से जो स्टॉक्स के प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, इंडेक्स के अंदर फैक्टर इन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स का मेंटेनेंस करना। इसके बाद इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मींस अ गुड इंडेक्स इज ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। एक अच्छा इंडेक्स तभी बनाया जा सकता है जब आप एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर से क्वालिटी स्टॉक्स पिक करते हो और उनकी लिक्विडिटी को भी आप ध्यान में रखते हुए इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हो। ऐसे नहीं कि आपने एक स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डाल तो लिया लेकिन उसकी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, वो आए दिन स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में रहता है। तो आपको ये चीज चेक करनी होती है कि स्टॉक सफिशिएंटली लिक्विड है या नहीं है। डाइवर्सिफाइड सेक्टर से डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा इंडेक्स फॉर्म कर सकते हैं। A well-diversified index reflects behavior of overall market and economy. Like आपने देखा निफ्टी है, निफ्टी को हम लोग और सेंसेक्स को क्यों इतना प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में डाइवर्सिफिकेशन का काफी ध्यान रखा गया है। सेंसेक्स में आपको हेल्थ सेक्टर से स्टॉक मिल जाएंगे, लाइक सिप्ला हो गया। सेंसेक्स में आपको बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक मिल जाएंगे, एचडीएफसी बैंक हो गया। एफएमसीजी सेक्टर से स्टॉक्स मिल जाएंगे, आपको रिलायंस जैसा स्टॉक मिल जाएगा जो अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड कंपनीज का कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक है। तो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स जो है एक मार्केट के ओवरऑल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक सेंसेक्स में अगर चेंजेस पॉजिटिव आते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है सभी कंपनीज, सभी जो हमारा ओवरऑल इकोनॉमी है वो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे 2014 के आसपास तो जो सेंसेक्स था वो आपका लगभग 20,000 के आसपास का था। 2014 के बाद 2019 आ चुका है, सेंसेक्स आपका लगभग 65,000 के ऊपर जा चुका है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सभी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सभी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सभी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो सभी हमारे देश के जो भी रीजन्स हैं अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ओवरऑल हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद जो स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है इंडेक्स के अंदर, उसको कुछ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। और जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके क्वालिटेटिव हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, क्वालिटेटिव मींस आपका जैसे रिटर्न पोटेंशियल कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, डिविडेंड ग्रोथ कितना है, लेड डाउन बाय द इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, जिसको इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और जब एक बार कोई स्टॉक ही सारे क्राइटेरिया फॉलो कर लेता है तो उसको एक स्टॉक्स जो उसको इंडेक्स के अंदर क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है जैसे ही वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है। और जनरली जो डिसीजन होते हैं, फाइनल डिसीजन होते हैं किसी भी स्टॉक्स को इंडेक्स में शामिल करना है या निकालना है, बाहर करना है, तो वो सारे कौन लेता है, इंडेक्स कमेटी लेती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के लिए किस तरह के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद आते हैं इंडेक्स मेंटेनेंस। अब देखिए इंडेक्स मेंटेनेंस में क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की स्टॉक्स स्प्लिट्स अगर होता है तो उसके बेसिस पर स्टॉक्स के जो चेंजेस आते हैं प्राइस में तो उसको फैक्टर इन करना जरूरी है, अदरवाइज इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। लाइक आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिवाइजर चेंज किया था, हम लोगों ने डिवाइजर चेंज किया था जब एक स्टॉक का जब एक स्टॉक का जो प्राइस था वो स्प्लिट हो गया था, हाफ हो गया था, उसकी वजह से इंडेक्स वैल्यू गिर जाती है। तो उस इंडेक्स की वैल्यू ना गिरे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना डिवाइजर को ही चेंज कर देते हैं। इसके बाद शेयर इशू, अगर किसी कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स में दोबारा से उसको मेंटेन करते हैं, रिबैलेंस करते हैं, रिवाइज करते हैं। डिविडेंड्स अगर कोई कंपनी देती है तो डिविडेंड्स को एडजस्ट करने के बाद स्टॉक का प्राइस अगर गिरता है तो इंडेक्स की वैल्यू ना गिरे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो इंडेक्स मेंटेनेंस किसके द्वारा की जाती है, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होते हैं जो इस क्लास में हम लोग नहीं सीखेंगे क्योंकि उसको सीखने का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को बेसिकली इंडेक्स मेंटेन नहीं करना, ना ही कंस्ट्रक्ट करना, हमें उनके अंदर क्या करना है, ट्रेड करना है। लेकिन ट्रेड करने से पहले साइकोलॉजी समझना जरूरी है, इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मेंटेन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान रखना होता है, किन पॉइंट्स के बेसिस पर एक इंडेक्स के अंदर मेंटेनेंस की जाती है। इसके बाद इंडिया के अंदर कौन कौन से मेजर इंडाइसेस हैं, बताने की वैसे जरूरत नहीं है, काफी लोग आप में से जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, जो लोग बेसिक से हैं, तो बीएससी सेंसेक्स के इंडाइसेस हो गए, इसके बाद एसएनबी बीएससी 100 हो गए। ये सारे जितने भी इंडाइसेस आप देख रहे हैं ये बीएससी के इंडाइसेस है। बीएससी 200 हो गया जिसके अंदर टॉप 200 कंपनीज को लिया जाता है, टॉप 200 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। बीएससी 500, बीएससी 200 हो गया, और बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 50 हो गया जिसके अंदर सेंसेक्स में जो 30 कंपनी होती है उसके अलावा जो अगली 50 कंपनी होती है उनको लिया जाता है। तो ये जो मेजर इंडाइसेस है ये सारे किसके एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल आपके हैं बीएससी के।
इसी तरह से एनएससी के अंदर भी कई सारे इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और निफ्टी फिन सर्विस हो गया। अब तो निफ्टी मिड कैप का भी आपको एक्सपायरी मिलने लग गया है। निफ्टी की एक्सपायरी आपकी थर्सडे को होती है। लाइक जैसे निफ्टी है, निफ्टी के अंदर 1 से लेके 50 जो टॉप कंपनीज है जिनकी मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है वो आती है। इसके बाद निफ्टी नेक्स्ट में आपकी 51वीं जो कंपनी है वहां से लेके 100 कंपनी आती है। निफ्टी 100 में ये दोनों कंपनीज का एक इंक्लूजन आ जाता है, मींस यहां पर 1 से लेके 100 तक हमारी जो भी कंपनीज आती हैं वो सारी यहां पर आ जाती है। यानी कि इसके अंदर निफ्टी 50 की भी कंपनीज होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी कंपनीज होती है। इसके बाद निफ्टी 200, इसके अंदर निफ्टी 100 की भी कंपनीज आ जाएंगी, प्लस अगली 101 से लेके 200 तक जो भी कंपनीज हैं उन सभी को हम लोग कलेक्टिवली जब एक पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको निफ्टी 50 बोलते हैं। इसी तरह निफ्टी 500 हो गया, टॉप 500 कंपनी, और एसएक्स 40 कंपनीज। तो ये हमारे सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे एग्जांपल हमारे एनएससी के हैं। तो ये हमारे इंडिया के अंदर इंडाइसेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, सारे हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हमारी स्लाइड पर। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक बचा है इस क्लास का वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स। अब देखिए इंडाइसेस का एप्लीकेशन कहाँ होता है। पहले जो इस्तेमाल किया करते थे इंडाइसेस का जो फॉर्मेशन होता था वो होता था सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन को पहचानने के लिए कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अब आने वाले बीते समय के साथ हमारा जो मार्केट के साथ जितने चेंजेस आए हैं तो उन सभी के साथ इंडाइसेस का भी जो एप्लीकेशन है वो चेंज हो चुका है। अब इंडाइसेस सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन को पहचानने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब हम लोग इंडाइसेस का इस्तेमाल करते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज क्रिएट करने के लिए, कुछ फंड्स क्रिएट करने के लिए। लाइक एग्जांपल के लिए इंडेक्स फंड्स हो गए। इंडेक्स फंड्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? टू रेप्लिकेट द पर्टिकुलर इंडेक्स की जो रिटर्न्स है उसको रेप्लिकेट करने के लिए। These types of funds invest in specific index with an objective to generate returns equivalent to the return on the index। किसी भी इंडेक्स की रिटर्न को रेप्लिकेट करने के लिए सेम टू सेम हो बहु ऐसी ही रिटर्न जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फंड्स बनाते हैं और उन फंड्स के अंदर जनरल पब्लिक से हम लोग क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं और इस पैसे को हम लोग क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक फंड्स के इंडेक्स के अंदर हम लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए यहां पर काफी सारी पब्लिक है, पब्लिक से हम लोगों ने पैसे इकट्ठा किया 10,000 करोड़ रुपए और इस 10,000 करोड़ रुपीस को हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सपोज निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं उन 50 स्टॉक्स में हम लोगों ने निफ्टी की वेटेज में ही ये 10,000 करोड़ रुपए क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर कल को निफ्टी 1% ऊपर जाती है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भी 1% क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर निफ्टी 1% डाउन जाती है तो हमारा पोर्टफोलियो भी 1% डाउन जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी एग्जैक्ट 1% ऊपर गई है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भी एग्जैक्ट 1% जाएगा। कुछ फ्रैक्शन से डिफरेंस हो सकता है। लाइक निफ्टी अगर 0.1% ऊपर गया तो हमारा जो फंड है, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 0.98% से ऊपर गया है। बाकी का जो फ्रैक्शन का डिफरेंस आएगा वो आएगा फंड को मैनेज करने की कॉस्ट। जो फंड मैनेजर होगा उसकी कॉस्ट होगी, बाकी लिक्विडिटी रखने के लिए जो कॉस्ट हमें उठानी पड़ेगी वो हो गया। बिकॉज काफी सारे इन्वेस्टर हो सकता है जरूरत पड़ने पर बीच बीच में पैसा विड्रॉ करें यानी रिडम्पशन करें, तो उसके लिए हम लोगों को लिक्विडिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो वो सारी कॉस्ट को अगर हम फैक्टर इन करते हैं तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन का डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है। तो आई थिंक आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इंडेक्स का जो फॉर्मेशन होता है सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन को पहचानने के लिए नहीं करते, हम लोग रिटर्न जनरेट करने के लिए इंडेक्स फंड्स बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमने एक और एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया हुआ है और इसमें हम लोगों ने सेंसेक्स को लिया है। लाइक अगर आप सेंसेक्स का फंड्स अगर आप देखते हो तो सेंसेक्स इंडेक्स भी कुछ ऐसे फंड्स मैनेजर है जो सेंसेक्स की रिटर्न को रेप्लिकेट करने के लिए क्या करते हैं, वो सेंसेक्स के जो 30 कंस्टिट्यूएंट्स है, जो 30 शेयर्स है उनके अंदर इक्वल सेम वेटेज में जैसा सेंसेक्स में है वैसे ही क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडाइसेस का एप्लीकेशन कहां पर होता है, फंड मैनेज करने के लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है इंडेक्स डेरिवेटिव किसे कहते हैं। देखिए इंडेक्स डेरिवेटिव्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैव द इंडेक्स एज द अंडरलाइंग एसेट। देखिए जिस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं किसी पार्टी के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडरलाइंग एसेट अगर कोई इंडेक्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स डेरिवेटिव। लाइक अगर हम एग्जांपल लें जैसे निफ्टी के जो इंडेक्स है, निफ्टी में कितना चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि निफ्टी क्या है, अंडरलाइंग एसेट है, और उसके ऑप्शन क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। लाइक अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, आप लोगों ने अगर कॉल परचेस करी है, सी परचेस किया है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो। तो इंडेक्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सेम ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे हम लोगों ने इक्विटीज के अंदर पढ़े थे। तो इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर मींस निफ्टी का फ्यूचर हो गया, निफ्टी के 3 फ्यूचर होते हैं, करंट मंथ का हो गया, नेक्स्ट मंथ का और नियर मंथ का हो गया, आर द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली इंडेक्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके एग्जांपल, उसके जो प्रोडक्ट्स है, उसके टाइप्स है इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स डेरिवेटिव्स आर यूजफुल टूल एज hedge अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो में शेयर है, अगर आप उसके लॉसेस से बचने के लिए अपनी पोजीशन हेज करना चाहते हो, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, आप उसके डेरिवेटिव्स में जाकर के पोजीशन बना सकते हो। तो इंडेक्स डेरिवेटिव्स हेज करने के लिए हम लोग को सबसे ज्यादा क्या करते हैं, यूजफुल है, मदद करते हैं। इसके बाद अब हमारा जो इस चैप्टर के अंदर बचा है सिर्फ एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ईटीएफ के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कई सारे न्यूज चैनल्स हो गए, बिजनेस चैनल्स हो गए, जिसके अंदर आपको बार बार रिकमेंड किया जाता है कि आप निफ्टी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करो, निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट करो। इस तरह के आपको कई सारे आपने एड्स देखे होंगे। अब देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या है, बेसिकली इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। कुछ शेयर्स की बास्केट होती है दैट ट्रेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक ऑन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने निफ्टी का ईटीएफ बनाया हुआ है, निफ्टी का ईटीएफ में हमने इसको नाम रखा है निफ्टी ईटीएफ। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फंड बनाया और उस पोर्टफोलियो के अंदर हम लोगों ने वो सभी स्टॉक्स इन्वेस्ट किए जो कि निफ्टी के अंदर थे, 50 के 50 स्टॉक। और इसका ईटीएफ का जो प्राइस था, सपोज इसका हमने वैल्यू जो रखा वो रखा 100 रुपीज। हमने इसको क्या किया, मार्केट के अंदर लिस्ट करा दिया, सो दैट कि अगर आप निफ्टी के ईटीएफ में भी ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। आप इसको एज अ शेयर्स की तरह भी ट्रेड कर सकते हो। यहां पर बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड भी सेम यही काम करते हैं, लेकिन ईटीएफ में थोड़ा सा डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड में आपको क्या करना होता है, उनके म्यूचुअल फंड्स की यूनिट परचेज करनी होती है। कि अगर आपने सपोज निफ्टी का लार्ज कैप फंड परचेज किया, तो आप उनका एक यूनिट परचेज करोगे, जिसका यूनिट का जो प्राइस है वो मान लो 1000 रुपए, तो आपको उसके अंदर मिनिमम 1000 रुपए डालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर निफ्टी ईटीएफ में क्या है कि आपको यहाँ पर कम प्राइस में पूरा बास्केट मिल जाता है। मीन्स आप 100 रुपए में भी ट्रेडिंग कर सकते हो पूरी 50 कंपनी में एक साथ। तो निफ्टी ईटीएफ आपके एक्सचेंज पे सेम इसी तरह ट्रेड होते हैं जैसे आपके शेयर ट्रेड होते हैं। तो निफ्टी ईटीएफ जैसे सपोज 100 के आसपास चल रहे हैं, तो आप उसे इंट्राडे के अंदर 100 पर खरीद के अगर ये 101 पर जाता है तो आप इसको बेच सकते हो। तो बेसिकली हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल कहां पर कर रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बनाने के लिए। इसी तरह सेंसेक्स के ईटीएफ हो गया, इसी तरह के आपके और भी कई सारे ईटीएफ होते हैं। आज की डेट में तो करीब 1500 से ज्यादा ईटीएफ आ चुके हैं। So they have the number of advantage over the mutual funds as they can be bought and sold on exchange. Exchange पर उनको हम इजीली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेडिंग पॉसिबल है। आप म्यूचुअल फंड में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप आज म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज करते हो तो आपको वो यूनिट जो है 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएगी। अगर आप उसको सेल करते हो, रिडीम करते हो, तो आपको वहां पर निकलने के लिए कॉस्ट लगेगा। 1 साल से पहले अगर आप निकलते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन ईटीएफ के अंदर ऐसा नहीं है, आप इंट्राडे में आज ही खरीदो, आज ही बेच दो। यानी आपने पूरा एक बास्केट, निफ्टी का जो पूरा बास्केट है, आपने आज ही 100 रुपए पे खरीदा लाइव मार्केट में और 101 गया, आप बेच के निकल गए। यहां पर आपका 1% का जो एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड में लगता है वो यहां पर आपको नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, इंडेक्स की वजह से पॉसिबल है। तो इंडेक्स हमको क्या करता है, एम्पावर करता है कि उससे रिलेटेड हम लोग क्या बनाए, इंडेक्स फंड्स बनाए और उसको एक्सचेंज पे ट्रेड करा सके एज अ बास्केट। तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद फाइनली हमारा ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला जो क्लास है कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, लाइक इंडेक्स के इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इंडेक्स की खासियत क्या है, इंडेक्स मैनेज कैसे करता है, कौन करता है, एनएससी को कौन मैनेज करता है, बीएससी के जितने भी इंडेक्सेस है उसको कौन मैनेज करता है, इंडिया के अंदर मेजर इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, कौन सी क्वालिटीज के बेसिस पे बनाए जाते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने भी कवर किया है एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्सेस कि इंडेक्सेस को बनाते क्यों है, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, सो दैट कि हम लोग एक्सचेंज पे भी उनको बास्केट के रूप में ट्रेड करा सके, यानी उनका ईटीएफ मार्केट में लॉन्च कर सके।
तो आज के लिए गाइस फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। इसके अलावा हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक थ्योरीज और इसके अलावा एडवांस टर्मिनोलॉजीज को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे सीधा ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।